नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 9। काफी देर तक खामोशी रही। तब कविता ने बाला के कान में सरगोशी की। दीदी। बाला चौंक पड़ी। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? हाँ। बाला ने एक गहरी सांस ली। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं। क्या तुम उसकी कहानी को झूठ समझती हो? नहीं। तब वह क्या है दीदी? कविता ने सिसकी ली। एक अविश्वसनीय व्यक्तित्व। इससे अधिक मैं और क्या कह सकती हूँ? वह जो कुछ भी है दीदी, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाय, उसने कैसे कैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है। निसंदेह ही उस दौर की लड़कियां भी उसके रहस्यमय व्यक्तित्व को बहुत पसंद करती होंगी। हाँ कविता, इससे ज्यादा स्मार्ट नौजवान मेरी निगाहों से तो आज तक नहीं गुजरा। कितना बहादुर है वह। लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए दीदी। वह अज्ञात शक्तियों व स्वभाव का मालिक है। हमें उसकी दास्तान का कोई पात्र नहीं बनना चाहिए। हमें सावधान रहना होगा, कविता ने कहा और बाला गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। तब कविता ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से कुछ अनजानी इच्छाएं स्पष्ट पड़ी जा सकती थी। बहन को सावधान करते हुए वह स्वयं भी किसी अनहोनी से भयभीत थी। वह रात दोनों ने सोते जागते गुजारी, जबकि प्रोफेसर दयाल इत्मीनान से खर्राटे भर रहा था। दूसरी सुबह दोनों उठ गई। रात की कच्ची कच्ची नींद के भाव दोनों के चेहरों से प्रकट थे। उनकी आंखों के पोपटे भारी थे और आंखों में गुलाबी डोरे फैले हुए थे। लेकिन गुनगुने पानी से स्नान ने उनकी थकान दूर कर दी। प्रोफेसर दयाल इस सारे माहौल से कुछ यूं बेतकल्लुफ नजर आ रहा था, जैसे वह अपने किसी दोस्त के यहाँ मेहमान हो। गुसल इत्यादि से निवृत्त हो तीनों कार से निकल आए और उस तरफ चल पड़े जहाँ पिछली रात बैठक होती रही थी। वह हॉल में एक आराम कुर्सी पर विराजमान था। उसके जिस्म पर नया लिबास था। बाल सलीके से संवारे हुए थे और चेहरा तरोताजा था। इन लोगों को देखकर वह कुर्सी से उठा, तनिक झुकते हुए ही इनका अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यकीन है कि रात आराम से गुजरी होगी दोस्तों। बेहद आराम से। बड़ी मीठी नींद आई और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी मैडम लाका और मैडम सामी से भी मुलाकात की थी। दोनों सकुशल हैं। प्रोफेसर दयाल ने मुस्कुराते हुए कहा और वह हंस पड़ा। खूब खूब। आपने वहां मेरी जगह तो नहीं ले ली थी प्रोफेसर? उसने भी मजाक किया। ओह नहीं भाई, जंगली जानवरों से मुझे बड़ा डर लगता है और फिर तुम्हारी तरह मेरे जिस्म ने सृष्टि की हर मौसम में परवरिश नहीं पाई है, प्रोफेसर ने जवाब दिया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। कविता और बाला को उसके दांतों की मोतियों जैसी चमक बहुत पसंद थी। चलिए, नाश्ता तैयार है। वह कह रहा था, नाश्ता कर ले, फिर बैठक जमेगी। वैसे मैं लड़कियों को ज्यादा खुश व ताजा दम नहीं देख रहा हूँ। शायद इन्हें खौफनाक ख्वाब सताते रहे हैं और ये चैन की नींद नहीं सो सकी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाला बोल उठी। खैर, आप लोगों की सुस्ती अभी दूर हो जाएगी, उसने कहा। वे सब उस हॉल से निकलकर दूसरे हॉल में पहुंच गए, जहां खूबसूरत डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी और जिस पर नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। यह क्या? यह इंतजाम किसने किया? प्रोफेसर ने हैरत से कहा। मैंने। बस आप लोगों का इंतजार था। मैंने सोचा आपकी नींद में खलल न डालूं, वरना नाश्ता तो बहुत पहले तैयार था। कुछ अच्छा नहीं लगा दोस्त, यह काम तुम्हारा नहीं था। कल से ये औपचारिकता छोड़कर यह काम लड़कियों के हवाले कर दो। अगर जरूरत महसूस होती तो ऐसा जरूर करता। मुझे इनमें से कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ा है, आप देख रहे हैं। मगर यह सदियों पुरानी चीजें भी खूब हैं। प्रोफेसर एक कुर्सी घसीटकर बैठते हुए बोला। उसने लड़कियों को बैठने के लिए कहा और स्वयं भी बैठ गया। उसने एक हरे रंग का जग उठाया, जिसमें हरे रंग की कोई शरबत जैसी चीज थी। उसने वह चीज गिलासों में थोड़ी थोड़ी उड़ेली और गिलास लड़कियों की तरफ बढ़ा दिए। यह क्या है? प्रोफेसर ने पूछा। काम की चीज है प्रोफेसर, कृपया आप भी इसे पी लें। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गिलास उठा लिए। शरबत की खुशबू जहन को महका देने वाली थी।
उन्होंने उसे गले से नीचे उतार लिया। शरबत का असर तुरंत ही हुआ। उन्हें अपने जिस्मों की थकान निचुड़ती महसूस हुई। आंखों का बोझ तुरंत गायब हो गया और मस्तिष्क खिल उठे। प्रोफेसर आश्चर्यपूर्ण लहजे में बोला, अगर उचित समझो तो मुझे एक बात बताओ। जरूर प्रोफेसर, आप स्वतंत्र हैं। किसी भी क्षण आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैंने तुम्हारे रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व को मान लिया है। निस्संदेह ही तुमने विभिन्न युगों व दौरों में जिंदगी गुजारी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये वैज्ञानिक फॉर्मूले कहाँ से मिल गए? आप विज्ञान को आज का ज्ञान क्यों समझते हैं प्रोफेसर? विज्ञान हर दौर में रहा है। क्या आपके ख्याल में प्राचीन युग का इंसान विज्ञान से अपरिचित था? अगर आपका यही ख्याल है तो यह गलत है। विज्ञान वक्त की ज़रूरत का ही दूसरा नाम है। फिर आज के विज्ञान को अगर आप बहुत ज़्यादा उन्नत समझते हैं तो वह भी गलत है। सच तो यह है कि हर दौर ने अपनी आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने एक लंबी उम्र गुजारी है। मैंने जीवन गुजारने के ख्याल से ही नहीं गुजारा, बल्कि हकीकत पर भी निगाह रखी है, जो किसी भी दौर के इंसान की ज़रूरत होती है। मैंने वक्त से ही बहुत कुछ सीखा है। आपने मेरी प्रयोगशाला देखी है। आपने वह क्रिया भी देखी है जिससे मेरा शरीर इस हालत में मौजूद था जिसमें मैं सोया हुआ था। यह सब मेरे उन प्रयोगों का ही परिणाम है जो मैंने हर दौर के इंसान के साथ मिलकर किए हैं। मैंने उनके अनुभवों से बहुत फ़ायदा उठाया है। उन्हीं की भविष्यवाणियों से मैंने आने वाले समय को समझा है। वे लोग मौसम की रफ्तार से, वातावरण के परिवर्तनों से आने वाले इंसानों व होने वाले परिवर्तनों का अंदाजा लगाते थे। मैं भी इस कला का विशेषज्ञ हो गया और फिर मेरी भविष्यवाणियां उनसे बेहतर निकली। मेरी सोचें, मेरे परिणाम अधिक सटीक थे। यह सब कुछ आप अपनी निगाहों से भी तो देख रहे हैं प्रोफेसर। यह लिबास, यह भाषा, ये किताबें, ज़रूरत का यह सामान, यह सब मेरी भविष्यवाणी का ही प्रमाण है। मेरी सोचें कितनी सत्य निकली हैं आप देख रहे हैं। यह लिबास मैंने इसी युग के लिए तैयार कराया था। उस वक्त इस लिबास को तैयार करने वाले मुझे पागल समझते थे, लेकिन मेरा ख्याल है ये लिबास आपके लिए तो जाने पहचाने ही हैं। हाँ, प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि तुम आगे आने वाले युग की भविष्यवाणी भी करोगे? करूँगा नहीं प्रोफेसर, कर चुका हूँ। मैं तुम्हें आने वाले दौर से परिचित कराऊंगा, मेरा वायदा है। और तुम देखोगे कि मेरी भविष्यवाणी 100% ठीक निकली है। लेकिन भाई, मैं तुम्हारी तरह वह दौर देखने के लिए जिंदा तो रह नहीं सकूंगा, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके होठों पर भी एक भेद भरी मुस्कुराहट फैल गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसका कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता था। नाश्ता शुरू हो गया। लड़कियां बेचैन थी। हालांकि यह बातचीत भी कम दिलचस्प नहीं थी, लेकिन वे उसकी बात की कहानी सुनना चाहती थी। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। वह पूर्वतः ही मुस्कुराता रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद वे सब उठ गए। आइए प्रोफेसर, उस कमरे में चलें। आपकी लड़कियां मेरी बात सुनने के लिए बेचैन हैं। ओह हाँ भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम उस पहली नींद से किस तरह जागे, वह नींद जो शायद तुम जानबूझकर तो सोए नहीं थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से उठकर वापस उस कमरे में आ गए जहां पिछली रात बैठे रहे थे। उसने उन्हें बैठने को कहा और स्वयं एक मेज की तरफ बढ़ गया। इस मेज पर एक वर्गाकार बॉक्स रखा हुआ था। उसने वह बॉक्स उठाया और उसे उठाए हुए प्रोफेसर के सामने आ गया। फिर उसने वह बॉक्स खोला। उसमें तह दर तह अजीब से पत्ते रखे हुए थे। उन सब्ज पत्तों पर सफेद रंग का अज्ञात सा लेख था। उसने एक चौड़ा पत्ता निकालकर हथेली पर रखा और बोला, इस लेख से आप वाकिफ न होंगे प्रोफेसर। प्रोफेसर पत्ते पर झुक गया। स्पष्ट था वह भला उस लेख को क्या समझ सकता था। उसने गर्दन हिला दी। तब वह मुस्कुराया। यह भी मेरा ही लेख है। यह उस दौर की सौगात है जब मैंने दूसरी बार आंख खोली। उसने कुछ पत्ते पलटे व उनमें से 2 चौड़े पत्ते उठाए। सुनो प्रोफेसर, यह तहरीर मेरी है, लेकिन मैंने बूढ़े अरसास की किताब से नकल की थी। अरसास जो मेरा दोस्त था और निस्संदेह ही वह अपनी दौर का महान व्यक्ति था। क्योंकि यह तहरीर मेरे बारे में थी, इसलिए मैंने
उसकी इजाज़त से उसे नकल कर लिया ताकि मेरी किताब पूरी हो जाए। सुनो प्रोफेसर, इसमें लिखा है, अरसाना की रक्त पिपासा बढ़ चुकी है। बर्फ के सफ़ेद वीराने हमारे खून से रंग गए हैं। सफ़ेद बर्फ पर सुर्ख धब्बे नजर आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि अरसाना के वहशियों का कोई गिरोह इधर से गुजरा है। खौफ मंडरा रहा है, आग जाग रही है और इस आग का नाम है बारोक। निसंदेह वह जवां मर्द है, जलाने वाला उसका मार्गदर्शन करे। उसने पत्ता रख दिया और दूसरा पत्ता उठा लिया। यहाँ शांति है। बारोक के लश्कर बढ़ते जा रहे हैं। मानेरा के गार फौलादी हथियारों के संग्रहालय बन गए हैं। बहुत जल्द रोशनी हमारी होगी। हम अंधेरों से निकल आएंगे। अब हमारे पास बेशुमार दौड़ने वाले जानवर हैं और बेशुमार बहादुरी दिखाने वाले। तीसरे पत्ते की तहरीर यूं थी, खबर देने वालों ने अरसाना के अत्याचारियों के बारे में बताया है कि वे इधर आ रहे हैं। हमने सफ़र किया और सुरक्षित वीरानों का रुख किया, जहां पानी की चादरें आकाश में बुलंद हैं और अपने साथ बर्फ की जमीन को बहाकर ले जाती हैं। जलाने वाले का रोशन चेहरा हमारे सामने है, लेकिन यह अंधेरा कैसा है? शायद बारोक अपने लश्कर को आदेश दे रहा है। नहीं, कोई और बात है। ओह, यह बर्फ की तह से झांकती हुई स्याही, यह कालिमा, यह क्या है? लश्करों ने बारोक के आदेश पर उस शय को निकाला। आह, यह तो समुद्र के लहरों पर तैरने वाला जानवर है जिसे लकड़ी से तैयार किया जाता है। मगर इसमें यह कौन है? जलाने वाले की कसम, यह तो हमारे जैसा इंसान है। मगर यह इस बर्फ में कहां से आया? क्या यह हमारी विजय की निशानी है? क्या यह जलाने वाले का इशारा है? यह मैं था प्रोफेसर, उसने पत्ते को सावधानी से ही बक्स में रखते हुए कहा और दूसरे पत्ते उस पर जमाने लगा। फिर उसने वह विचित्र व अनूठी किताब बंद कर दी, बक्स को सावधानी से ही उसकी जगह पर रख दिया और फिर उनके सामने बैठता हुआ बोला, प्रगति का दौर शुरू हो चुका था। इंसान ने खेती बाड़ी आरंभ कर दी थी, बेहतर मकान तैयार कर लिए थे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित इंतजाम कर लिए थे। यूं समझो प्रोफेसर कि इंसान उस असभ्य व पत्थर युग से निकलकर फौलादी दौर में आ गया था। काली, जर्द और श्वेत नस्लें अस्तित्व में आ चुकी थी। अलग अलग गिरोह बन चुके थे। भय जाग उठा था और आसमानी शक्तियों का ख्याल पैदा हो गया था। वे लोग जिन्होंने मुझे ढूंढ निकाला था सूर्य के उपासक थे। उसे वे जलाने वाला के नाम से पुकारते थे। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, शहरों का निर्माण हो गया था, फौजों की कल्पना की जाने लगी थी। अब इंसान ने दूसरे पर नियंत्रण के ख्वाबों को हकीकत का रूप देना आरंभ कर दिया था, जिसका अंदाजा आपको इस तहरीर से हो गया होगा। खैर, वे लोग जिन्होंने मुझे पाया था वे खाना बदोश थे, जिन पर विजय प्राप्त कर उन्हें नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने मुझे किश्ती सहित ही बर्फ से निकाल लिया। सूरज की किरणों ने मेरे जिस्म को हरारत बख्शी और मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने गिर्द फैले हुए इंसानों को देखा। वे गंदगी रंग के उभरे उभरे नाक नक्श के खूबसूरत नीली आंखों वाले लोग थे। इन्होंने अपने शरीर को रंगीन कपड़ों से ढका हुआ था। इंसान को लिबास का एहसास हो गया था, जो मौसमी लिहाज से भी जरूरी ही था। मैंने उन लोगों को ताज्जुब से देखा। मैं बीते हालात पर गौर करने लगा और शने शने मुझे सब कुछ याद आ गया। समुद्र की एक तूफानी लहर ने मुझे बर्फ की चादर पर धकेल दिया था और फिर मेरा जिस्म बर्फ के कणों में ढक गया था। लेकिन मेरे गिर्द खड़े हुए ये लोग कौन थे? उस समय मैं उनकी हकीकत नहीं समझ सका था। वे भी मुझे हैरत से देख रहे थे। सबसे आगे उनका नौजवान सरदार बारोक था, एक देवकाय इंसान जिसकी नीली आंखों में बिजलियों की कौन थी। निसंदेह ही उसकी आंखों में बहादुरी की चमक थी। तब नीली आंखों वाले ने मुझे संबोधित किया, तुम कौन हो? इस जुबान को समझने में मुझे जरा दिक्कत हुई, लेकिन मैंने अपनी विशेष क्रिया को दोहराया। सदियों बाद की यह भाषा अब मेरे लिए अजनबी थी। मैंने उसी की जुबान में जवाब दिया, तुम्हारी तरह ही एक इंसान। वे लोग हैरत से ही मेरी तरफ देख रहे थे। तुम कौन हो?
मैंने उनके आश्चर्यचकित सरदार से पूछा। बारोक, उसने जवाब दिया। और तुम्हारा क्या नाम है? हजारों नाम है, मगर मुझे वह नाम पसंद आएगा जो तुम लोग मुझे दोगे। लातोई, उसने मुझे इस नाम से पुकारा प्रोफेसर, जिसका अर्थ मैं उस समय नहीं जानता था। फिर बारोक मुझे अपने साथ अपनी बस्ती में ले गया। पहाड़ों में बसे ये लोग मुझे बड़े परिश्रमी व मिलनसार लगे। बारोक एक योद्धा व सच्चे दिल का इंसान था। वह अपनी बस्ती वालों के हक के लिए संघर्ष था। वह मुझे एक सम्मानित मेहमान की भांति ही अपनी बस्ती में ले आया। मैंने रास्ते में उसे अपनी कहानी सुना दी, पर वह तो जैसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे पसंद कर लिया था और एक मित्र बनाकर अपने साथ ले आया था। उस लंबी नींद के बाद मुझे कुछ अनूठी सी कमजोरी का एहसास हो रहा था। मेरा जिस्म बेरंग हो रहा था। मेरी रगों व शिराओं में शिथिलता थी, थकान थी। बर्फ की सर्दी ने मेरे अस्तित्व में हालांकि परिवर्तन नहीं होने दिया था, पर मैं बड़ी तीव्रता से ही अग्नि स्नान की जरूरत महसूस कर रहा था और अग्नि स्नान की यह इच्छा हर बीतते दिन के साथ प्रबल होती जा रही थी। बस्ती में आकर मुझे एहसास हुआ प्रोफेसर कि एक लंबी नींद से जागने के बाद मैंने पाया कि एक मुद्दत के बाद भी इंसान प्रगति की वह सीढ़ियां पार नहीं कर पाया था जिसकी आशा मुझे थी। पहाड़ों में बसे ये लोग अभी भी अभावों में पिस रहे थे। उनकी कहानी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा प्रोफेसर। अभी तो इतना ही समझ लो कि बस्ती में पहुंचने के तीसरे ही दिन मैंने बारोक के समक्ष अग्नि स्नान की इच्छा व्यक्त की। उसे शायद अभी तक मेरी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ था, सो मैंने इसी तरह अपनी आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन करने की सोची। तीसरे ही दिन मैंने तेज आग का प्रबंध किया, ऐसी आग जो मेरी एक एक रग से थकान निचोड़ दे। मैंने इसके लिए एक पहाड़ी गुफा को ही चुना और फिर उस गुफा में आग जला दी। एक खौफनाक आग जो पत्थरों को भी पिघला दे। आग भड़कती रही और जब गुफा का रंग सुर्ख हो गया, पत्थरों से लाल लाल पसीना बहने लगा, तो मैं अपनी आरंभिक और शारीरिक खुराक हासिल करने के लिए उस दहकती गुफा में प्रवेश कर गया। बस्ती के सभी लोग आंखें फाड़े मेरे इस पागलपन को देख रहे थे। प्रोफेसर, आग मेरी जिंदगी को नवजीवन देती है। आग मुझे मेरा सुकून देती है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं। गुफा से निकला तो जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी मुझे। चाक चौबंद, हर तनाव से मुक्त, समस्त शारीरिक शक्तियां वापस आ गई थी। सभी मानसिक शक्तियां जागरूक हो उठी थी। बारोक की निगाहों में एक अनूठी चमक देख मैं समझ गया कि अब उसे शायद मेरी अदृश्य व अविश्वसनीय शक्तियों पर भरोसा हो गया। उस रात मेरे सम्मान में एक विशेष भोज का प्रबंध किया गया था। बस्ती का बूढ़ा संरक्षक बारोक आज विशेष रूप से मुझमें दिलचस्पी ले रहा था। उन सभी की निगाहों से मैंने आशाओं के अनूठे दीपों को जलते देखा। उस रात मैंने जाना कि एक मुद्दत के बाद जागने के बाद, इंसान की प्रगति कर लेने के बाद भी कुछ ऐसा था जो अभी नहीं बदला था। वह थी ईर्ष्या व प्रभुत्व। आज भी प्रतिस्पर्धा व शत्रुता के लावे पक रहे हैं। ताकत के नशे व घमंड की आग सुलग रही है। पहाड़ों में रहने वाले ये परिश्रमी व मासूम लोग अरसाना के हाथों परेशान थे। अरसाना नीचे मैदानी राज्य का नाम था और वहां का बूढ़ा शासक इन पहाड़ वालों पर अपने प्रभुत्व का सिक्का जमाना चाहता था, इन्हें गुलाम बनाना चाहता था। अरसाना की फौजों के होने वाले हमलों से न केवल इन पहाड़ वालों की प्रगति अवरुद्ध थी, बल्कि अपने अनथक परिश्रम के बाद भी उन्हें अभावों में जीना पड़ रहा था। मुझे उन सहृदय लोगों पर दया आ गई। मैंने मन ही मन उन्हें अरसाना के क्रूर शहंशाह से छुटकारा दिलाने का फैसला कर लिया। बारोक ने दुखी मन से ही अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, लातोई, क्रूर शहंशाह की फौजों ने हम पहाड़ वालों का जीना हराम कर दिया है। उसकी जालिम फौजें हम पहाड़ वालों के लिए लुटेरों से कम नहीं। उस फौज से हमारे लोग बहुत भयभीत है। वे लोग प्राय हमला बोल देते हैं। फिर खून व तबाही के जो दृश्य देखने को मिलते हैं, उनसे दिल कांप जाता है। अब हर बस्ती वालों ने रोज रोज की इस तबाही से तंग आकर मरने मारने का संकल्प कर लिया है। हम अब अंतिम व निर्णायक ढंग की तैयारियां कर रहे हैं। अपनी कौम के लिए
बारोक के सीने में एक दर्द था, पीड़ा थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि इस मामले में मैं उनके साथ हूँ और उन्हें कुछ धैर्य से काम लेने की सलाह दी। मैं कुछ और ही सोच रहा था। एक शहंशाह की फौज का मुकाबला करने से पहले मैं चाहता था कि पहले उसकी शक्ति का सही सही अंदाजा लगा लिया जाए, और इसके लिए मैंने यह भी सोच लिया था कि पहले मैं अकेला ही अरसाना जाकर वहाँ के हालात देख आऊँगा। भोज के बाद भीगी आंखों व भरे दिल से ही बस्ती के बूढ़ों ने मुझे और बारोक को विदा दी। उन क्षणों में मैंने उन बूढ़ी आंखों में स्पष्ट पड़ा प्रोफेसर, कि जैसे वह कह रही हों कि उन्हें मुझसे बड़ी आशाएं हैं। उस रात में बारोक के साथ उसके झोपड़े में ही रहा। रात तक बारोक मुझसे अरसाना के क्रूर शहंशाह की बातें ही करता रहा, और उसके सो जाने के बाद मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। मैं इंसानी दरिंदगी के बारे में सोचता रहा। दूसरी सुबह जब मैं जागा तो बारोक नाश्ते के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अब संयत और शांत नजर आ रहा था। पर अभी हम नाश्ता भी नहीं कर पाए थे कि एक फौजी घबराया हुआ आया और उसने सूचना दी कि नीचे मैदानों में अरसाना के सिपाहियों को देखा गया है। बारोक नाश्ता छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी शक्ल देखने योग्य थी प्रोफेसर। अंदर का सारा रोष व अरसाना वालों के प्रति अगाध घृणा उसके चेहरे से लावा सा बनकर फूट रही थी। पर अभी वह सूचना लाने वाले को कोई आदेश भी नहीं दे पाया था कि एक दूसरा सिपाही आ पहुंचा। मैदानी क्षेत्रों पर वे लोग निरंतर नजर रखे हुए थे। यह उसकी मुस्तैदी से ही स्पष्ट था। आगंतुक ने आकर जो नई सूचना दी, उससे बारोक का आवेश तो शांत हो गया, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई थी। इस नई सूचना ने मुझे भी चौंका दिया था। सूचना देने वाले ने बताया था कि मैदानी इलाके में आने वाले फौजियों से लूटपाट या लड़ाई का अंदेशा नहीं है। फौजियों का यह लश्कर अरसाना की मलिका के साथ है, जो वहां मैदानों में महज शिकार खेलने के उद्देश्य से आई हैं। बारोक ने आने वाले को सावधान व सतर्क रहने का आदेश दे विदा कर दिया। लेकिन मैं अब अरसाना की मलिका के बारे में सोच रहा था। मैंने उसके बारे में बारोक से पूछा तो क्षण भर को घृणा के ही भाव फिर उसके चेहरे पर उजागर हो उठे। उसने बताया, बूढ़े शहंशाह की मलिका से भी आस पड़ोस के छोटे छोटे कबीलों की जान आफत में है। वह महीनों सीमा से लगते मैदानी इलाकों में शिकार के बहाने आकर पड़ी रहती है। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। मलिका सरिता एक बहुत ही खूबसूरत औरत है। वह एक माह के लिए एक नौजवान को चुनती है। यह चुनाव वह खुद करती है। वह घोड़ा दौड़ाती हुई वहशियों की तरह सीमांत प्रदेश का चक्कर लगाती है। वह जिस घर में चाहती है घुस जाती है और अपनी पसंद के नौजवान को पकड़ लाती है। उसके साथ सशस्त्र सिपाहियों का एक दस्ता रहता है। मलिका खुद उस नौजवान को अपने साथ ले जाती है। ठीक एक माह के बाद उस नौजवान की लाश उसी बस्ती के बाहर पड़ी मिलती है जिससे उसे ले जाया गया होता है। पूरे एक माह तक वह शख्स मलिका की कैद में रहता है। कोई नहीं जानता कि उस दौरान उसके साथ वह क्या व्यवहार करती है। इस दौर के हालात तो खासे दिलचस्प व रोमांचक हैं, मैंने बारोक से कहा। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अब वह नहीं होगा जो होता आया है। मलिका हो या शहंशाह, उन्हें उनके जुल्मों की सजा मिलेगी। मलिका के आने से मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। क्या मतलब? अब बारोक के चौंकने की बारी थी। मैंने अरसानों वालों के प्रति जो कुछ सोच रखा था वह बारोक को बता दिया। फिर बोला, मैं तुम्हारे कबीले का नहीं लगता। एक अजनबी की तरह ही मैं मलिका से टकराऊंगा। जाहिर है कि वह मुझे अपना कैदी बनाने का लोभ नहीं संवार पाएगी, और फिर मेरे लिए अरसाना तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। तुम जंग की अपनी तैयारियां जारी रखो, पर मैं चाहता हूं कि पहले दुश्मन की शक्ति का सही सही अंदाजा लग जाए, ताकि यह निर्णायक जंग हमारे लिए जीत का ही पैगाम लाए। क्या तुम पागल हो गए हो लातोई, या अपनी जान से तंग आ चुके हो? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक माह बाद मलिका अपने शिकार को मौत की घाट उतार सीमा पर फिकवा देती है। इसके बावजूद तुम आशा रखते हो कि उसके साथ साथ अरसाना पहुंचने में कामयाब हो जाओगे? मैं ऐसी आशा बिल्कुल नहीं रखता, मैंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन यकीन रखो,
वह चाहते हुए भी मुझे मार नहीं सकेगी। जाने क्यों बारोक को मेरे कथन पर विश्वास आ गया। शायद इसलिए कि वह मेरी अज्ञात शक्तियों का कायल हो चुका था। मेरी योजना का समर्थन करते हुए ही वह बोला, मुझे यकीन है कि तुम पर नजर पड़ते ही मलिका तुम्हें अपने मकसद के लिए चुन लेगी। उसकी आंखों ने तुमसे ज्यादा दिलेर और खूबसूरत आदमी नहीं देखा होगा, और इसलिए यह मुझे जान से न मारकर अपने साथ अरसाना ले जाने का लोभ नहीं संवार पाएगी। मैं उसे एहसास करा दूंगा। अब नौजवानों के लिए उसे भटकने की जरूरत नहीं, मैंने बारोक को समझाया। दूसरे दिन प्रातः ही मैं तैयार हो गया। बारोक के सिपाही मलिका व उसके सिपाहियों की गतिविधि की सूचनाएं निरंतर हम तक पहुंचा रहे थे। मिली सूचनाओं के अनुसार मलिका सरिता का पड़ाव मैदानी सीमा से ज्यादा दूर नहीं था, और मैं चाहता था कि सूर्य निकलने से पहले ही उस तरफ निकल जाऊं। इसलिए रात के अंतिम पहर ही मैंने बारोक से विदा ली और नीचे मैदानों की तरफ चल पड़ा। मैदानी इलाके में पड़ाव के लक्षण तो उजाला फैलते ही नजर आ गए थे। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और मेरा रुख पड़ाव की तरफ ही था। जानकारी के अनुसार मलिका मुंह अंधेरे ही अपने शिकार की तलाश में निकलने की आदी थी, और उसका शिकार का यह प्रवास कल से ही जारी था। इसलिए पूरी आशा थी कि वह आज भी मुंह अंधेरे ही निकल पड़ेगी, क्योंकि कल उसके हाथ उसकी पसंद का कोई शिकार नहीं आया था। इधर उधर नजर आने वाले 2-3 बूढ़ों को अपने फौजियों से कत्ल करवाकर जरूर उसने अपनी उत्तेजना शांत की थी। ऐसी अजीब औरत को देखने की इच्छा मेरे दिल में भी प्रबल हो उठी थी प्रोफेसर, और मैं भी शीघ्र अतिशीघ्र उसकी सूरत देखना चाहता था। मैदानी क्षेत्र में पहुंचते ही मैं ठिठक गया। अब अच्छा खासा उजाला फैल चुका था, और तभी अचानक पड़ाव की तरफ से गर्द का एक बादल उठता दिखाई दिया। मैंने अपनी चाल धीमी कर ली, पर चलना बंद नहीं किया। गर्द का बादल तेजी से नजदीक आ रहा था, यहाँ तक कि आने वालों की शक्लें नजर आने लगी। सबसे आगे चुस्त लिबास पहने एक औरत एक चमकते काले रंग के घोड़े पर सवार थी, और उसके पीछे सशस्त्र सिपाहियों का एक पूरा जत्था था। निकट आ जाने पर मैंने उस औरत को गौर से देखा। बलिष्ठ तन काया की वह पुष्ट सी औरत रंग रूप से भी काफी सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक वहशियाना व बर्बर चमक। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। यह एक अच्छी और जोरदार अंकशायनी साबित होगी, मैंने सोचा। घुड़सवार औरत मेरे करीब आकर रुक गई और हैरत से ही आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी। वह बेचैनी की हालत में ही बार बार अपना चाबुक खिला रही थी। उसके सशस्त्र फौजी भी उसके पीछे रुक गए थे। सिपाही भी हैरानी से मुझे देख रहे थे। तू कौन है? मलिका ने भारी आवाज में मुझसे पूछा। उसकी आवाज में भी उसके शरीर की तरह कोमलता का अभाव था। मैं एक अजनबी मुसाफिर हूं, मैंने सहमे से लहजे में जवाब दिया। यहाँ इस बस्ती में किससे मिलने आए हो? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, और ना ही यह जानता हूँ कि यह कौन सी बस्ती है। दरअसल मैं रास्ता भूल गया हूँ। अपने कबीले से बिछुड़ने के बाद, कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद आज इस बस्ती तक पहुंचा था। मुझे यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं। क्या आप अपना परिचय देना पसंद करेंगी? जरूर, उसने जवाब दिया। मेरा नाम सरिता है और मैं यहाँ के शहंशाह की बीवी हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरे दोस्त मुझे लातोई कहते हैं, मैंने जवाब दिया। उस बस्ती में क्या तेरी किसी से मुलाकात हुई? मलिका ने पूछा। किसी से भी नहीं, मैंने जवाब दिया। शायद यहाँ के लोग अजनबियों और मुसाफिरों को पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने तुझे इस बस्ती के और यहाँ के रस्मों रिवाज के बारे में नहीं बताया? मलिका ने फिर पूछा। मैं उसका अभिप्राय भली भांति समझ रहा था। वास्तव में वह यह जानने को उत्सुक थी कि मैं उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ जानता तो नहीं, ताकि उसी के अनुसार वह मेरे प्रति अपने व्यवहार को निश्चित कर सके। अगर किसी सख्ती के बिना ही मैं उसके झांसे में आ जाता हूँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? वह नहीं जानती थी कि मैं तो जानबूझकर समर्पण करने आया था। बस्ती के किसी भी बाशिंदे से मेरी बात नहीं हुई।
मैं मायूसी लौटा हूँ उस बस्ती से। ऐसे तंग दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखे, जिन्हें एक अजनबी से बात तक करना पसंद ना हो। मैंने मासूमियत से जवाब दिया। मलिका के होठों पर एक भेद भरी मुस्कान दौड़ गई। मैं उसके लिए बिल्कुल ही नर्म चारा साबित हो रहा था। अच्छा, ऐसा कर मुसाफिर, मेरे साथ चल, वह बोली। इस बस्ती के लोग तुम्हारी सोचों से भी ज्यादा स्वार्थी व तंग दिल हैं। यहाँ तुझे कोई 1 जून की रोटी भी नहीं खिलाएगा। तू मेरे साथ चल और मेरे लश्कर के साथ रह। मैं तेज रफ्तार घुड़सवारों को भेजकर तेरे गुमशुदा काफिलों को ढूंढवाने की कोशिश करूंगी। इस बीच तुम मेरे निजी मेहमान की हैसियत से हमारे साथ रहोगे। मैं महिला के इस सम्मान के लिए दिल से आभारी हूँ। मैंने आभार व्यक्त किया। पर क्या मेरे जैसे एक मामूली इंसान का मलिका का मेहमान बनकर ठहरना उचित होगा? तू अपने आप को मामूली कहता है? मलिका ने हंसते हुए कहा। क्या तुझे इस बात का एहसास है कि तेरा व्यक्तित्व कितना आकर्षक व सुंदर है? तुझे अपना मेहमान बनाना तो किसी के लिए भी खुशी का कारण हो सकता है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं माननीय मलिका, मैंने सादर कहा। मलिका ने एक फौजी को इशारा किया। वह आगे आया तो उसने उसे घोड़े से उतर जाने का हुक्म दिया। फौजी तुरंत ही घोड़े से उतर गया तो मलिका ने मुझे घोड़े पर सवार हो जाने को कहा। मैं घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और हम वापस पड़ाव की तरफ रवाना हो गए। मलिका को मेरे साथ कोई सख्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं स्वयं ही उसका शिकार बनने का इच्छुक था। फिर भी मैंने स्पष्टता महसूस किया कि उसके सिपाही हम दोनों को चारों तरफ से अपने घेरे में लिए हुए हैं, शायद सावधानी वश ही। थोड़ी ही देर में हम लोग पड़ाव पर पहुंच गए। मलिका सरिता का खेमा काफी अंदर एक निर्जन स्थान पर था। उसके गिर्द दूसरे खेमों में उसकी सेविकाओं का निवास था। मलिका के साथ आने वाले सिपाही बाड़े के निकट ही रुक गए। शायद इससे आगे उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। इससे आगे एक छोटे से बगीचे के बीच मलिका का खेमा था। हम भी घोड़ों से उतर आए तो मलिका मुझे अपने साथ ले उस बड़े से खेमे की तरफ बढ़ चली। बिखरी चट्टानों के बीच बने इस बगीचे के मध्य वह खेमा किसी अंगूठी के नगीने की मानिंद ही जगमगा रहा था। खेमे के निकट पहुंचकर मैंने देखा कि वह खेमा अन्य खेमों की भांति ही तंबू में नहीं था, बल्कि ठोस पत्थरों का बना एक खूबसूरत गुंबदाकार इमारत थी, जिसका रंग रूप खेमे जैसा ही था। यानी कि अय्याश मलिका ने अपने लिए एक स्थायी भवन बनाया हुआ था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी। सीढ़ियां तय कर हम ऊपर पहुंचे तो मजबूत लकड़ी के दरवाजे में मैंने ताला लगा देखा। अब मैंने मलिका को भरपूर निगाह से निहारा। उसमें अपार शारीरिक आकर्षण था। मलिका ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी लगाकर भारी दरवाजे का ताला खोल दिया। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। यह एक बड़ा सा कमरा था। इसमें भी ताला लगा हुआ था। मलिका ने इस ताले को भी खोला और हम दोनों इस अंदरूनी कमरे में प्रवेश कर गए। यह कमरा हर किस्म के जरूरी साजो सामान से सुसज्जित था। एक तरफ एक बड़ी सी मसहरी पड़ी थी, जिस पर एक साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। मसहरी के बराबर एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी, जिसके गिर्द 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। कमरे की दीवार में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें ताला लगा हुआ था, और अलमारी के सामने फर्श पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही आकर्षक कालीन बिछा हुआ था। मैं कमरे की एक एक चीज को गौर से देख रहा था। मैं कमरे का निरीक्षण करने में मगन था तो मलिका मेरे निरीक्षण में मस्त थी। उसने कमरे में अंदर से ताला लगा दिया था और तेज नजरों से मुझे घूर रही थी। आपने दरवाजे में ताला क्यों लगा दिया? मैंने पूर्ण मासूमियत व भोलेपन से पूछा। मलिका सचमुच ही एक तेज और तूफानी स्वभाव की स्वामिनी थी। थोड़ी ही देर में हमारे मध्य सारी औपचारिक अजनबीपन व बेगानापन दूर हो चुका था। मैंने उससे पूछा, सरिता, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तू पहली ही नजर में मुझे बहुत अच्छा लगा था, मलिका ने जवाब दिया। और अगर किसी तरह शहंशाह को पता लग गया तो क्या वह मुझे और तुझे दोनों को मौत के घाट नहीं उतार देगा? उसे खबर नहीं होगी। सभी सेविकाएं और फौजी मेरे विश्वास पात्र हैं।
फिर ऐसी बात कोई शहंशाह के सम्मुख करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। वह हंस दी। लातोई, बोल, तू मेरे साथ अरसाना चलेगा? वहां खतरा तो नहीं होगा? नहीं, वह अप्रसन्नता से बोली। मैंने कहा ना कि शहंशाह के कानों में भी यह भनक नहीं पड़ेगी। तो यह बंदा तेरा गुलाम है सरिता। वह सारा दिन फिर मैंने उसके साथ ही बिताया। मैं जागा तो वह उठकर जा चुकी थी। दरवाजे में ताला नहीं था और वह खुला पड़ा था। मैं समझ गया कि मलिका मुझे कैदी बनाकर नहीं बल्कि अपना बनाकर रखना चाहती है। मुझे जागे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक सुंदर सेविका ने आकर सूचना दी कि मैं तैयार हो जाऊं। मलिका मुझे साथ ले जाने के लिए आ रही है। मैंने एक अंगड़ाई ली और उठकर तैयार होने लगा। मलिका का दिल मैंने जीत लिया था। और यूं प्रोफेसर, मैंने अरसाना पहुंचने के अपने उद्देश्य में काफ़ी सुगमता प्राप्त कर ली थी। मैं तैयार हुआ ही था कि मलिका का प्रफुल्लित चेहरा मेरे सामने था। मैं सरिता के साथ चल दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।